दोस्तों नमस्कार। आज आपका जो है पुनः हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः जो है मैं UGC नेट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उपयोगी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 व्याख्यात्मक हल परीक्षा तिथि 2013 से 2021 को हुआ था। यह प्रश्न पत्र देखेंगे व्याख्या सहित जो AGP प्रकाशन से है। तो आइए देखते हैं कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है। तो हार्नले ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है। डॉक्टर AFR हार्नले ने सन 1880 ईस्वी में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। उन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है: पूर्वी गौड़ियन, पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी तथा उड़िया; पश्चिमी गौड़ियन, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी तथा पंजाबी; उत्तरी गौड़ियन, गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी; दक्षिणी हिंदी, मराठी। डॉक्टर हार्नले के अनुसार जो आर्य मध्य प्रदेश अथवा केंद्र में थे भीतरी आर्य कहा तथा जो चारों ओर फैले हुए थे उसे बाहरी आर्य कहलाए। जबकि डॉक्टर जॉर्गेसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज लंदन इंस्टीट्यूशंस भाग 1 1920 में अपना पहला वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया है: बाहरी उपशाखा उत्तरी पश्चिमी समुदाय लहंदा एवं पश्चिमी; दक्षिणी समुदाय मराठी; पूर्वी समुदाय उड़िया, बिहारी, बंगला और असमिया; मध्य उपशाखा है मध्यवर्गीय समुदाय पूर्वी हिंदी; भीतरी उपशाखा है केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी तथा राजस्थानी; पहाड़ी समुदाय पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी अथवा पश्चिमी पहाड़ी। किसी भाषा को प्राकृतिक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। भी है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा को प्राकृतिक और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा है। अपभ्रंश आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृतिक और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थित है। अपभ्रंश में वे सभी भाषा वैज्ञानिक तत्व परिलक्षित होते हैं जो इसके पूर्व की भाषाओं का पाल्य और साहित्यिक प्रकृतों में है तथा बहुत से नूतन तत्व समाहित मिलते हैं जो परवर्ती आधुनिक आर्य भाषाओं की अमूल्य निधि बन गए हैं। अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति अपभ्रंश घ्रज प्रत्यय से मानी जाती है। सर्वप्रथम ब्यड ने शब्द संस्कार से ही इन शब्दों के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया, जिसकी सूचना भर्तृहरि के वाक्यपदीयम 5वीं शताब्दी ईस्वी में मिलती है। ब्यड का संग्रह नामक मूल ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। 150 ईसा पूर्व में विद्वान महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि भूया सोडप शब्दः अल्पीयास शब्दः इत एकैकस्य ही शब्दस्य ब्रह्मवोड अपभ्रंशः अर्थात अप शब्द बहुत से हैं, शब्द कम हैं। एक शब्द के अनेक अपभ्रंश मिलते हैं, जैसे गौ शब्द के गवी, गोड़ी, गोता और गोपोतालिका आदि। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद माने हैं और उससे निर्गत आधुनिक भाषाओं को इस प्रकार से दिखाया है: अपभ्रंश उससे निकलने वाली आधुनिक आर्य भाषाएं तथा उपभाषाएं: सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगुरी, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, गुजराती।
अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी में बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया, समिया। खस में पहाड़ी हिंदी, पैसाची में लहंदा पंजाबी, ब्राह्मण में सिंधी और महाराष्ट्री में मराठी। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में जो भाषाएं बोली जाती थी उसका सामान्य नाम प्राकृत था, किंतु प्रदेश भेद से इनके अलग अलग नाम पड़े हैं। उस समय मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र शूरसेन कहलाता था। यही बोली जाने वाली भाषा सौरसेनी कहलाती थी। अशोक के समय के प्राचीन लेखों में इन्हीं प्रकृतों विशेषकर सौरसेनी का प्रयोग पाया जाता है, जबकि मागधी मगही भाषा उत्तर भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। इसका निकट संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है और अक्सर ये भाषाएं एक ही साथ बिहारी भाषा के रूप में रखी जाती है। मागधी उस प्रकृति का नाम है जो प्राचीन काल में मगध प्रदेश में प्रचलित थी। इस भाषा का उल्लेख महावीर और बुद्ध के काल से मिलते हैं। जैन आगमों के अनुसार तीर्थंकर महावीर का उपदेश इसी भाषा अथवा उत्तरी रूपांतर अर्धमागधी प्रकृति में होता है। पाल त्रिपिटक में भी भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। मध्य भारतीय आर्य परिवार की भाषा अर्धमागधी संस्कृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह प्राचीन काल में मगध की साहित्यिक एवं बोलचाल की भाषा थी। पैशाची भाषा उस प्रकृत भाषा का नाम है जो प्राचीन काल में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में प्रचलित थी। पश्तो तथा उसके समीपवर्ती भाषाएं पैशाची से उत्पन्न एवं प्रभावित पाई जाती हैं। बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? तो है हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी ने बघेली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा है। हरदेव बाहरी 20वीं सदी के एक भारतीय भाषाविद, साहित्यिक, आलोचक और कोशकार थे जो हिंदी, पंजाबी और इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित हैं। उन्होंने प्रकाशन राजपाल एंड संस के सहयोग से सामान्य और तकनीकी दोनों उद्देश्यों के लिए कई एकभाषी और द्विभाषी शब्दकोशों का संकलन किया, जबकि कामता प्रसाद गुरु 1920 ईस्वी में लगभग 1 वर्ष तक इंडियन प्रेस प्रयागराज से प्रकाशित बाल सखा तथा सरस्वती पत्रिकाओं का संपादन किया। अनेक भाषाओं का इन्हें अच्छा ज्ञान था, किंतु गुरु जी का असाधारण ख्याति उनकी साहित्यिक कृतियों से नहीं बल्कि उनके हिंदी व्याकरण के कारण है, जिनका प्रकाशन सर्वप्रथम नागरी प्रचारणी सभा काशी में अपनी लेखमाला में से संवत 1974 में से 1976 विक्रमी के बीच किया और जो संवत 1977 से 1920 में पहली बार सभा से पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुआ। भोलानाथ तिवारी हिंदी के शब्दकोशी और भाषा वैज्ञानिक आयाम को समृद्ध और संपूर्ण करने का सर्वाधिक श्रेय डॉक्टर तिवारी को मिलता है। उन्होंने लगभग 88 ग्रंथ प्रकाशित किए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी पुरस्कार प्रदान करता है, जिसमें 40,000 रुपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। जॉर्ज गियर्सन को हिंदी से अतिशय प्रेम था, इसीलिए उन्होंने 33 वर्ष तक अथक परिश्रम कर असंख्य व्यक्तियों से पत्राचार एवं संपर्क स्थापित करके भारतीय भाषाओं एवं बोलियों के विषय में भरसक प्रमाणिक आंकड़े एवं विवरण एकत्र किए। बुद्ध और अशोक की धर्मलिपि के बाद गियर्सन की सर्वे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ही एक ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें दैनिक जीवन में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों का दिग्दर्शन प्राप्त होता है। ब्रजबोली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? बंगला। ब्रजबोली बंगला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। ब्रजबोली उस का भाषा का नाम है
जिसका उपयोग उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेशों अर्थात मिथिला, बंगला, आसाम तथा उड़िया के भक्त कवि प्रधान रूप से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया करते थे। नेपाल में भी ब्रजबुली में लिखे कुछ काव्य तथा नाटक ग्रंथ मिलते हैं। इस काव्य भाषा का उपयोग शताब्दियों तक होता रहा है। ब्रजबुली शब्द की उत्पत्ति तथा ब्रजबुली भाषा की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। यहाँ एक बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ब्रजबुली ब्रज भाषा नहीं, व्याकरण संबंधी दोनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जबकि असमी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की श्रृंखला में पूर्वी सीमा पर अवस्थित असम की भाषा को असमी असमिया कहा जाता है। असमिया भारत के असम प्रांत की आधिकारिक भाषा तथा असम में बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा असमी के बोलने वालों की संख्या 1.5 करोड़ से अधिक है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की अत्यंत समृद्ध एवं सरल भाषा है। साहित्य जगत में आधुनिक काल में पूर्व भाषा का ही बोलबाला था। यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पश्चिमी ग्वालियर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा है। पश्चिमी हिंदी का वास्तविक प्रतिनिधित्व ब्रज भाषा ही करती है। भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार के प्राचीन जिला भोजपुर के आधार पर पड़ा है, जहाँ के राजा भोज ने इस जिले का नामकरण किया था। भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुरी एक आर्य भाषा है। भोजपुरी प्राचीन समय में कैथी लिपि में लिखी जाती थी। यह भाषा उत्तर प्रदेश के बनारस, वाराणसी, गाजीपुर और गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बिहार के चंपारण, रांची आदि जिलों में बोली जाती है। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ध्वनि कैसी है तो तालव्य। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ध्वनि तालव्य ध्वनि है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंठ, तालव्य, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ उच्चारण स्थानों का अधिक प्रयोग होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। का वर्ग का, खा, गा, घा, अंगा, कंठ। चा वर्ग चा, छा, झा, यहाँ तालव्य। टा वर्ग टाठा, ढाढ़ा, मूर्धन। ता वर्ग ता, था, धना, दंत। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ। इन 25 वर्णों को एक शब्द में उदित कहते हैं। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है तो अनुच्छेद 344। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1995 को श्री वी.जी. खेर की अध्यक्षता में निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया। संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग, संघ के कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही, संविधान के अनुच्छेद 348 में वाणिज्य सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाए, संघ का किसी खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप, एक समग्र अनुसूची तैयार करना जिसमें बताया जाए कि जब कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ एवं राज्यों के बीच तथा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का स्थान धीरे धीरे हिंदी भाषा ले। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है तो वह ब्राह्मी लिपि से। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागरी लिपि का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में ब्राह्मी ही कहलाती थी। इसका कोई अलग नाम नहीं था। यदि नगर या नागर ब्राह्मणों से नागरी का संबंध मान लिया जाए तो अधिक से अधिक यही कहना पड़ेगा कि यह नाम गुजरात में जाकर पड़ा, कुछ दिनों तक उधर ही प्रसिद्ध हुआ। बौद्धों के प्राचीन ग्रंथ ललित विस्तार में जिन 64 लिपियों के नाम बताए गए हैं उनमें
नागरी लिपि का नहीं बल्कि ब्राह्मी का नाम है। ललित विस्तार का प्राचीन भाषा में अनुवाद ईस्वी संवत 308 में हुआ था। जैनों के पन्नवाड़ा सूत्र और समयायांग सूत्र में 18 लिपियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें पहला नाम बम्भी है। उसी के भगवती सूत्र का आरंभ नमो वंभीय लिपिये ब्राह्मी लिपि को नमस्कार से होता है। नागरी लिपि का सबसे पहला उल्लेख जैन धर्म ग्रंथ नंदी सूत्र से मिलता है, जो जैन विद्वानों के अनुसार 453 ईस्वी के पहले बना है। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है तो नंदे नागरी। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में नंदे नागरी या नंद नागरी नाम से जाना जाता है। नंद नागरी एक लिपि है जो नागरी लिपि से व्युत्पन्न है, जो ब्राह्मी से व्युत्पन्न है। नंदे नागरी नागरी लिपि की 5वीं शैली है। नंदे नागरी या नंद नागरी में लिखित शिलालेख और पांडुलिपियाँ दक्षिण भारत के पश्चिम भागों, महाराष्ट्र के दक्षिण छोर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। इसीलिए नंदे नागरी या नंदी नागरी को नागरी की दक्षिणी शैली भी कहा जाता है। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है तो मध्यदेशी भाषा के रूप में किया गया है। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्यदेशी भाषा के नाम से किया गया है। उदंत मार्तंड नाम से हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 ईस्वी में निकला था। इसीलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रकाशन एवं संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल स्वयं करते थे। अखबार का कार्यालय 37 अमरतला लेन और कोलुतोला कोलकाता में बड़ा बाजार के पास था। उदंत मार्तंड ने हिंदी की खड़ी बोली और ब्रज भाषा बोलियों का मिश्रण लागू किया था। इसीलिए इस पत्र के संचालक इसे मध्यदेशी भाषा कहते हैं। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र पुस्तककार 12x8 इंच छपता था और हर मंगलवार को निकलता था। इसके कुल 79 अंक ही प्रकाशित हो पाया और दिसंबर 1827 ईस्वी में इसके प्रकाशन को बंद करना पड़ा। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट 1848 से 1914 जिनका समय है थे। इसका प्रथम अंक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग की देन थे और भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य थे। प्रयाग में भट्ट जी ने हिंदी प्रवर्धनी नामक सभा की स्थापना की थी, जो हिंदी प्रदीप पत्र को 33 वर्ष तक उसका संपादन एवं संचालन करते रहे। हिंदी प्रदीप पत्र में भट्ट जी के अनेक निबंध दृष्टिगोचर होते हैं। प्रयाग के हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भट्ट जी के कुछ निबंधों का संग्रह निबंधावली नाम से प्रकाशित करवाया था। भट्ट जी के अन्य प्रमुख कृतियां निम्न हैं। निबंध संग्रह है भट्ट निबंधावली, साहित्य सुमन। उपन्यास 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी। नाटक है बाल विवाह, दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, चंद्रसेन। अनुवाद है मृच्छकटिका, पद्मावती, वेणी संहार आदि। जबकि श्रीनिवास दास 1850 से 1907 ईस्वी हिंदी के प्रथम उपन्यास के लेखक हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु और है, जो 25 नवंबर 1882 को प्रकाशित हुआ था। श्रीनिवास दास भारतीय युग के प्रसिद्ध नाटककार भी थे। दुर्गा प्रसाद मिश्र 1860 से 1910 ईस्वी को हिंदी
पत्रकारिता के जन्मदाताओं एवं प्रचारकों में शुमार किया जाता है। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत काशी से निकलने वाली साहित्य पत्रिका कवि वचन सुधा के संवाददाता के रूप में की। दुर्गा प्रसाद मिश्र ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित होने वाली पत्रिका भारत मित्र के साथ प्रबंध संपादक के रूप में जुड़े, जिसका संपादन पंडित छोटूलाल मिश्र थे, जिनकी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन भारतीय मंडल के प्रमुख कवियों में स्थान है। उन्होंने 1930 में प्रेमधन जी के सद्धर्म सभा और 1931 ईस्वी में रसिक समाज की मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थापना की। वर्ष 1938 में आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और 1949 ईस्वी में नागरी नीरन नामक साहित्यिक का संपादन एवं प्रकाशन प्रारंभ किया। प्रेमधन सर्वस्व नाम से हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज ने 2 भागों में प्रकाशन किया। प्रेमधन हिंदी साहित्य सम्मेलन के तृतीय कलकत्ता अधिवेशन में सभापति 1912 में मनोनीत हुए थे। उनके प्रमुख कृतियां हैं आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, भारत भाग्योदय, प्रयाग रामागमन, अलौकिक लीला, संगीत सुधा सरोवर आदि। नोट: प्रेमधन कृतियों का संकलन उनके पौत्र और दिनेश नारायण उपाध्याय ने प्रेमधन सर्वस्व के नाम से हिंदी साहित्य सम्मेलन में से 2 भागों में प्रकाशित कराया गया। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? इस प्रश्न को आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, क्योंकि दिए गए विकल्प की स्थापना इस प्रकार है। नागरिक प्राणी सभा काशी, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा की गई। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास इसके पहले अध्यक्ष बने। 1893 में ही भारत ख्यात के विद्वान इसके सदस्य बने, जैसे पंडित सुधाकर द्विवेदी, इब्राहिम जॉर्ज गियर्सन, अंबिका दत्त व्यास, बद्रिका नारायण चौधरी प्रेमधन आदि। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना, इस परिषद की स्थापना उद्घाटन 11 मार्च 1951 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल माधव श्री हरि आड़े की अध्यक्षता में हुई थी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की ओर से त्रैमासिक परिषद पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है, जिसमें सामान्य शोध रचनाएं होती हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग लोगों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 10 अक्टूबर 1910 में वाराणसी में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय एवं पहले महामंत्री राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने स्थापना के 1 वर्ष बाद 1911 में सम्मेलन प्रयागराज इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र के राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 में महात्मा गांधी और राजेश टंडन जी की प्रेरणा से की गई। इसके संस्थापकों में उपरोक्त के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सेठ जमनालाल बजाज, राजर्षि पुरुषोत्तम दास, आचार्य काका कालेलकर, बाबा राघव दास, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, श्री शंकर देव, श्री हरिहर शर्मा, बृजलाल बियाड़ी, श्री नर्मदा प्रसाद सिंह, पंडित योगी हरि आदि। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन 1900 में इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा किया गया था। 1900 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का प्रस्ताव इंडियन प्रेस के मालिक चिंतामणि घोष ने नागरिक प्राणी सभा के प्रमुख रखा। चिंतामणि घोष ने नागरिक प्राणी सभा के सम्मुख रखा था।
महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक रहे। उससे पूर्व श्याम सुंदर दास 1901 ईस्वी तक संपादक रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम ज्ञानवर्धन के साथ साथ राष्ट्रीयता का प्रचार करने के उद्देश्य से हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त आदि का भी योगदान लिया। जनवरी 1900 में संस्थापक चिंतामणि घोष ने संपादक मंडल की स्थापना किया, जिसमें किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, बाबू राधाकृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री आदि प्रमुख थे। 1900 में संपादक का कार्य 1901 में संपादन का कार्य श्याम सुंदर दास ने किया। पारिश्रमिक लिए किया। 1901 में संपादन का कार्य श्याम सुंदर दास ने बिना पारिश्रमिक लिए किया। 1903 से 1920 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिका का संपादन करते हुए खड़ी बोली में नई ऊंचाइयां प्रदान की। तत्पश्चात 1921 से 1925 तक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, 1927 में पंडित देवी दत्त शुक्ल, 1928 में पुनः पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, 1929 से 1946 तक पंडित देवी दत्त शुक्ल थे। 1946 में उमेश चंद्र मिश्र तथा देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त संपादक बने, लेकिन उमेश चंद्र बाद में हट गए। तब से 1955 तक देवी दयाल चतुर्वेदी संपादक के रूप में बने। तत्पश्चात 1956 और 1976 तक श्री नारायण चतुर्वेदी भैया साहब संपादक रहे। जून 1980 में धनाभाव के कारण इस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो गया। उस समय इसके संपादक निशीथ राय थे। 39 वर्षों के अंतराल के बाद सरस्वती का पुनः प्रकाशन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। इसके संपादक डॉक्टर देवेंद्र शुक्ल एवं सह संपादक अनुपम परिहार बने। जनवरी 1922 से इस पत्रिका के संपादक के रूप में रविनंदन सिंह एवं अनुपम परिहार कार्य कर रहे हैं। स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो एडविन ग्रीव्ज। स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रीव्ज हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ एवं उसके लेखक। इस्तवार दाला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में गारसा दत्तासी ने। तबका तरसुहा में तजकिरा नुई जुह-आ-ई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन। शिव सिंह सरोज 1883। शिव सिंह सेंगर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। जॉर्ज गियर्सन। विश्वबंधु विनोद चार भागों में और प्रथम 3 भाग 1913 में और चतुर्थ भाग 1934 में विश्वबंधुओं ने। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 अंग्रेजी में एडविन ग्रीव्ज। हिंदी साहित्य का इतिहास 1940 रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक सिद्धांत 1938 राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1930 बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी में है रीत काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य संपादित धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी काव्यधारा संपादित राहुल संकीर्त्यायन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कविता कौमुदी 2 भागों में राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री।
हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 18 भागों में है। नागरी प्रचारणी सभा काशी। ढोला मरूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा नल। ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। ढोला मरूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मरूरा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। राजस्थान में आज भी इस प्रेम जोड़े का जिक्र यहाँ के लोकगीतों में किया जाता है। मुख्यतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयों को जोड़कर विस्तार करते हुए नया रूप दिया। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है। यह मान्यता किस विद्वान की है? तो पीतम्बर दत्त बड़द्वाल। पीतम्बर दत्त गोरखनाथ का समय डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़द्वाल ने 11वीं शताब्दी माना है, जबकि डॉक्टर राहु संकीर्त्यायन ने 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी का मध्य मानते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी को मानते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकलता है। यह कथन किसका है? तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकलता है कथन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है। परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। लेखक नाथ पंथ संबंधी कथन। राहु संकीर्त्यायन नाथ साहित्य सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री नाथों की भाषा कुछ कर्कश और फक्कड़ी है, जिसमें सपाट बयानी है। डॉक्टर नगेंद्र सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रदान योग साधना प्रणाली की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रणाली आरंभ हुई। डॉक्टर रामकुमार वर्मा संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर ही अवलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्यधारा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य रहा है। मित्र बंधु, इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोरखनाथ की भाषा शुद्ध खड़ी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ ने विभिन्न शैवों संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी संप्रदाय की स्थापना की। तुलसीदास जी गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताया है। दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? आयोग ने इस प्रश्न को आपत्ति के आधार पर अयोग्य माना है, क्योंकि इस प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प पूरी तरह से किसी भी प्रमाणिक पुस्तक में जिक्र नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि अलवार वैष्णव भक्ति भाव से संबंधित हैं, जबकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्त अलवार कहलाते हैं। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच माना है। इन्होंने पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध
इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाया है, जो वेदों के तुल्य माना गया है। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो पार्वती मंगल। तुलसीदास की उपरोक्त विकल्प में कृतियों में पार्वती मंगल कृत कांडों में विभाजित नहीं है। पार्वती मंगल गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जिनका विषय शिव पार्वती विवाह है। पार्वती मंगल में जानकी मंगल की तरह यह भी सोहर की 148 द्विपदियाँ एवं हरगीतिका छंदों की 16 हरगीतिकाएँ हैं। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? दास भाव की है। आयोग के अनुसार विकल्प ए अर्थात श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास भाव की है। श्री रामानुजाचार्य वैष्णव मत के प्रचारक थे और वैष्णव मत में ईश्वर विषयक मान्यता में दास एवं संख्य दोनों भाव तिरोहित हैं, अर्थात विकल्प ए और बी दोनों होने चाहिए। नोट: रामानुजाचार्य ने उत्तर भारत में वैष्णववाद का प्रचार प्रसार किया था, जबकि उनके शिष्य रामानंद ने उत्तर भारत में दास्य भाव की भक्ति का प्रतिपादन किया था। रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। वे रसलीन उपनाम से अपनी कविताओं को लिखते थे। उनके पिता का नाम सैयद मुहक्कर बाकर था। रसलीन के 2 ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अंग दर्पण, जिसकी रचना 1737 ईस्वी में हुई, जिसमें 180 दोहे हैं। दूसरा रस प्रबोध, जिसकी रचना 1747 ईस्वी में हुई, जिसमें 1127 दोहे हैं। रसलीन के कुछ अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: नवोढ़ा वर्णन, नवोढ़ा वर्णन, मध्या का सुरतांत, मध्या कोमान, मध्या धीरा वर्णन, प्रौढ़ामान, प्रौढ़ा वर्णन, वृषभ, नवोढ़ा वर्णन, शुकीना वर्णन आदि। भारतेंद्र की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है। उपरोक्त कथन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी 1924 और से 2009 ईस्वी ने अपनी पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य के माध्यम से कही है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी रंगमंच के भी जनक कहे जाते हैं। भारतेंद्र के नाटक लेखन की शुरुआत बंगला के विद्यासुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से किया है। भारतेंद्र जी को हिंदी का पहला मौलिक नाटक चिंतन भी माना जाता है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की प्रमुख कृतियाँ: हिंदी का गद्य साहित्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत, रीतकालीन हिंदी कविता और सेनापति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत, शिव नारायणी संप्रदाय और उसका साहित्य शोध प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत, कविवर लेखराज, गंगाभरण तथा अन्य कृतियाँ, कबीर मीमांसा, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रूपरेखा, हिंदी आलोचना, शिखर का साक्षात्कार, साहित्य का मूल्यांकन, जजमेंट इन लिटरेचर का अनुवाद, मध्ययुगीन काव्य साधना, नाथ योग एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन टू नाथ योग का अनुवाद, काव्यधारा संपादित, आधुनिक कवि और काव्य संपादित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना, आलोचना का दायित्व, निबंध निहारिका संपादित, तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखित हिंदी और उर्दू के इतिहास का संपादित रूप आदि। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? तो वीणा को। सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी वीणा काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। यह कवि की काव्य भावना का शिशु संसार को दर्शाता है। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने काव्य जीवन का आरंभ वीणा नामक काव्य संग्रह से किया है।
बीड़ा काव्य संग्रह का प्रारंभ 1927 ईस्वी में हुआ। 1918 से 1920 तक की अधिकांश रचनाएं इस काल में संग्रहित हैं। इसमें 38 गीत रचनाएं संकलित हैं। बीड़ा संग्रह की प्रमुख कविताओं में प्रथम रश्मि जागरण है। जागरण कविता तत्कालीन राजनीतिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागरण आवश्यक के बारे में बताया गया है। जबकि पल्लव 1926 काव्य संग्रह सुमित्रानंद पंत जी की प्रौढ़ काव्य रचना माना गया है। इसमें कवि की अधिकांश रचनाएं प्राकृतिक सौंदर्य पर लिखी गई हैं। पल्लव काव्य संग्रह में निम्न प्रमुख कविताएं संग्रहित हैं: आंसू, परिवर्तन, बादल, छाया, उच्छ्वास, मधुकरी, मौन, निमंत्रण आदि। ग्रंथ की रचना पंत जी ने वर्ष 1920 ईस्वी में की, लेकिन इस काव्य संग्रह का प्रकाशन 1929 में हुआ। ग्रंथ सुमित्रानंद पंत जी की आत्मकथात्मक कविता है। इसमें पंत जी ने अपनी प्रियतमा के अद्भुत सौंदर्य का चित्र अंकित किया गया है। प्रेम के संयोग और वियोग पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति इस कविताओं में किया गया है। उच्छ्वास पंत की कविता उच्छ्वास प्रकृति का अवसाद एवं करुणा की गहराई को व्यक्त करने वाली कृति है। इस कविता की सरलता में कवि अपने सौंदर्य बोध को उजागर करते हुए यौवन की सीमाओं में आकर संचारणियों के माध्यम से व्यक्तता को दर्शाता है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951। दूसरा सप्तक का संपादक सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञेय हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। महत्वपूर्ण नोट: हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का तार सप्तक के प्रकाशन में माना जाता है। अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तक प्रकाशित हुए, जिसके प्रत्येक सप्तक में 4 युवक कवियों की कविताएं संकलित हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। सप्तक एवं प्रकाशन वर्ष: सप्तक के कवि: तार सप्तक 1943 ईस्वी, अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मोतीबोध, प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक 1951, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक 1959, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वत्स्यायन, विजय देवराना शाही, कुंवर नारायण, शेषदास सक्सेना, केदारनाथ और कीर्ति चौधरी। चौथा सप्तक 1979, राजकुमार कुंभा, स्वदेश भारती, स्वदेश अवधेश कुमार, नंद किशोर आचार्य, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, सुमन राजे। प्रथम सप्तक तार सप्तक की परिकल्पना अज्ञेय की नहीं थी, बल्कि प्रभाकर माचवे एवं नेमचंद जैन का था। किले की औरत किस कवि की कविता है? तो सी, रघुवीर सहाय। किले की औरत हिंदी के साहित्यकार एवं पत्रकार रघुवीर सहाय 1921-1990 की कविता है। यह कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो में संकलित है। दूसरा सप्तक आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कविता संग्रह, दिल्ली मेरा परदेश, निबंध संग्रह, लिखने का कारण, निबंध संग्रह आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त विवेकानंद, रोमा रोला, 12 हंगरी कहानियाँ, राख और हीरे, पोलिश उपन्यास, ले एर्जी, आंद्रेजेव्स्की एवं वर्णन वन बैकमेथ शेक्सपियर शीर्षक से हिंदी भाषांतरण प्रकाशित हुई। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? सी, देवरानी जेठानी की कहानी। डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त शर्मा की देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य: हिंदी उपन्यास, उपन्यासकार एवं प्रस्तोता गोपाल राय, पंडित गौरी दत्त, देवरानी जेठानी की कहानी 1870, डॉक्टर विजय शंकर मल, सिद्धाराम फिलौरी, भागवती 1877, सी रामचंद्र शुक्ल, लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास निम्न में से है। उपन्यासकार देवरानी जेठानी की कहानी 1870, पंडित गौरी दत्त। वामा शिक्षक 1872, ईश्वर प्रसाद एवं कल्याण राय, भागवती 1877, सिद्धाराम फिलौरी। परीक्षा गुरु 1882, लाला श्रीनिवास दास। रहस्य कथा
1879 बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी 1886 बालकृष्ण भट्ट, शवजान ए सुजान 1892 बालकृष्ण भट्ट, श्यामा स्वप्न 1888 ठाकुर जगमोहन सिंह, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास, धूर्त रसीलगा 1889 लज्जा राम मेहता, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904 लज्जाराम मेहता, धूर्त लसीलाल 1889 लज्जाराम मेहता, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 लज्जाराम मेहता, आदर्श दंपति 1904 लज्जाराम मेहता, बिगड़े का सुधार व सती सुखदेवी 1907 लज्जाराम मेहता, आदर्श हिंदू 1904 लज्जाराम मेहता, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 किशोरीलाल गोस्वामी, लवंग लता व आदर्श बाला 1890 किशोरीलाल गोस्वामी, चपला व नव्य समाज 1903 किशोरीलाल गोस्वामी, लीलावती व आदर्श सती 1901 किशोरीलाल गोस्वामी, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1906 किशोरीलाल गोस्वामी, पुनर्जन्म व सौतिया डाह 1907 किशोरीलाल गोस्वामी, माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 किशोरीलाल गोस्वामी, अंगूठी का नगीना 1918 किशोरीलाल गोस्वामी, सौंदर्योपासक 1912 ब्रजनंदन सहाय, राधाकांत 1918 ब्रजनंदन सहाय, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसे मुहावरों का पठन पुस्तक कहा जाता है। अतकिला फूल 1907 हरिऔध। वन जीवन व प्रेम लहरी 1916 राधिका रमण प्रसाद सिंह, रामलाल 1917 मन्नन द्विवेदी। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है तो किसान आत्महत्या। कथा संजीव के फांस का उपन्यास मूल कथक किसान आत्महत्या है। इस उपन्यास में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में यवतमाल जिले के गांव के बनगांव का चित्रण किया गया है, लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के किसानों सहित भारत के सभी किसानों की कहानियां शामिल किया गया है। इस उपन्यास का सारांश इस प्रकार से है। संजीव जी ने कर्ज में डूबे किसान के अभावग्रस्त जीवन का एक सजीव चित्रण किया है। कर्ज और अभाव के कारण गरीब किसान को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। स्वास्थ्य और शिक्षा प्राप्त करना तो बहुत दूर है, साथ दहेज की चिंता किसान को जीते जी मार देती है। वह अपने उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार में कर्ज और अभाव ही देता है। फांस खतरे की घंटी भी है और आत्महत्या के विरुद्ध दृढ़ आत्मबल प्रदान करने वाली चेतना और जमीनी संजीवनी का संकल्प भी। महत्वपूर्ण अन्य तथ्य। किसान जीवन पर लिखा गया उपन्यास गोदान एक प्रकार से महाग्रंथ है। इसमें प्रेमचंद जी ने तत्कालीन कृषक के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। संचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? महीप सिंह। संचेतन कहानी की अवधारणा का प्रारंभ कहानीकार महीप सिंह द्वारा किया गया। वर्ष 1964 में आधार नामक पत्रिका का संचेतन कहानी विशेषांक प्रकाशित हुआ था, जिसे इस आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। इस आंदोलन ने जीवन के प्रति संचेतन दृष्टि अपनाने पर बल दिया था। संचेतन कहानी का आंदोलन एक वैचारिक आंदोलन है और शिल्पगत प्रयोग है। इस प्रकार की प्रमुख कहानियाँ निम्न हैं। धुंधले कोहरे महीप सिंह और भी कुछ महीप सिंह, 20 सुबहों के बाद मनहर चौहान, लव पर रखी हुई हथेली, राम कुमार भ्रमर आदि। निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए। अभंग गाथा नरेंद्र मोहन, ताले में बंद प्रजातंत्र विभु कुमार, वायरस राजेश जैन, इत्ता की आवाज़ असगर वजहत। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो नाट्यराशक माना जाता है। भारत दुर्दशा को नाट्यराशक माना जाता है। भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा 1875 ईस्वी में रचित लघु नाटक है। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना और दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्रण को प्रस्तुत करना। इस
प्रतीकात्मक नाटक में भारतेंद्र जी ने भारत की दुर्दशा के सभी पक्षों को कुछ काल्पनिक प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। यह कथन किस नाटक का है? तो यह शंकराज है, में सकराज होता है ना। प्रश्नगत जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत धूर्स्वामिनी के द्वितीय खंड उद्धृत, जिसमें सकराज कोमा से कहते हैं कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। तो मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक मानता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था। मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। नोट: आयोग द्वारा इस प्रश्न को अयोग्य माना गया क्योंकि विकल्प में सकराज की जगह शंकराज लिख दिया गया है। लंका की एक रात के निबंध कौन है? तो कुबेरनाथ राय। लंका की एक रात निबंध कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय हिंदी ललित निबंधकार परंपरा के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। भारतीय चिंतक और सांस्कृतिक पुरुष ललित निबंधकार हैं। कुबेरनाथ जी के प्रमुख अन्य निबंध निम्न हैं: प्रिया नीलकंठी 1961, रस आखेटक 1971, गंधमादन 1972, निषाद बांसुरी 1973, विषाद योग 1974, पर्णमुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, पत्र पढ़ पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1983, किरात नदी में चंद्रमधु 1983, दृष्ट विचार 1984, त्रेता का बृहद शाम 1986, कामधेनु 1990, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, चिन्मय भारत 1996, वाणी का क्षीरसागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 2000, रामायण महातीर्थम 2002, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवन। मिला तेज से देश किस विधा की रचना है? तो जीवनी। मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से 1948 पर केंद्रित साहित्य है। यशोधा चौहान लिखित लक्ष्मण सिंह एवं सुभद्रा कुमारी चौहान की संयुक्त जीवनी है। इसे इलाहाबाद के हंस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य रचनाएं: बाल साहित्य है झांसी की रानी, सभा का खेल और कदम का पेड़। कविता संग्रह है मुकुल त्रिधारा। मुकुल तथा अन्य कविताएं बाल कविताओं को छोड़कर शेष कविताओं का संकलन। कहानी संग्रह है बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी। सीधे सीधे चित्र है 1947, सीधे सीधे चित्र 1983। नोट: यह हंस प्रकाशन द्वारा पूर्व प्रकाशित और असंकलित समस्त कहानियों का संग्रह है। अपनी जमीन अपना आसमां की लेखिका कौन है? तो रजनी तिलक। अपनी जमीन अपना आसमां की लेखिका रजनी तिलक हैं। वर्ष 2017 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, स्त्रीवादी चिंतक और दलित नारीवादी कवित्री संपादिका रजनी तिलक की आत्मकथा अपनी जमीन अपना आसमां प्रकाशित हुई। यह आत्मकथा एक सक्रिय सामाजिक और स्त्री कार्यकर्ता की आत्मकथा है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: रजनी तिलक की अन्य साहित्यिक रचनाएं हैं। पदचात कविता का आयतन। बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा? हवा से बेचैन युवती कविता है। दलित स्त्री विवाद एवं पत्रकारिता। डॉक्टर अंबेडकर और स्त्री चिंतन का दस्तावेज, संकलित और संपादित। कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? बी. चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कछुआ धर्म निबंध में आर्य और अनार्यों के संबंध में वर्णन किया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार आर्य जन के सामने आई हुई समस्या का सामना न कर उससे बचाव के विषय में सोचते थे कि वे किस प्रकार समस्या से बच जाएं। किस प्रकार कछुआ समस्या का सामना न कर अपने अंगों को छुपा लेते हैं। वह मानता है कि वह समस्या से बच गया। इसी प्रकार हिंदुस्तानी सभ्यता भी कछुआ धर्म है।
है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रमुख रचनाएं हैं। निबंध मारेस मोहि कुठाव कछुआ धर्म, कहानियाँ उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, आलोचना पुरानी हिंदी। आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो रमणिका गुप्ता। आप हुदरी रमणिका गुप्ता 1930-1919 ईस्वी की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता ने अपनी आत्मकथा के दूसरे खंड को आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा नाम से लिखा है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, कविता संग्रह, गीत अगीत, प्रकृति युद्धरत है, खूंटे आम आदमी के लिए, अब और तब, विज्ञापन बनता कवि, और पत्तियां प्रेम की, कैसे करोगे बंटवारा इतिहास का, मैं हवा लिखना चाहती है, और कोयले की चिंगारी, तुम कौन, तिल तिल नूतन, आदमी से आदमी तक, भीड़ 70 में चलने लगी है। उपन्यास मौसी। सार, इस उपन्यास की नायिका की विडंबना यही है कि वह मात्र मौसी बनकर ही रह जाती है। सीता। सार, त्रासदी पूर्ण जीवन व्यतीत करने को बाद दलित व आदिवासी स्त्री के जीवन पर केंद्रित है। कहानी संग्रह बहुजुठाई, इसमें कुल 11 कहानियां हैं, जिसमें 9 कहानियां आदिवासी व दलित स्त्रियों पर केंद्रित हैं। आत्मकथा हादसा 2005 और आप हुदरी 2016। हादसा जीवन की तमाम विसंगतियों और विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रमणिका गुप्ता जी के अनुभव के साथ साथ मजदूर यूनियन नेता से लेकर बिहार विधान परिषद की सदस्य बनने तक का सफर में जो घटनाएं महत्वपूर्ण रहे उसका सिलसिलेवार जिक्र किया गया है। विमर्श दलित हस्तक्षेप, आदिवासी अस्मिता का संकट और दलित चेतना, साहित्यिक और सामाजिक सरोकार। संपादन युद्धरत आदमी रमणिका जी द्वारा संपादित त्रैमासिक पत्रिका है। भरत मुनि ने रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो भट्टलोलट। भरत मुनि ने रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति आचार्य भट्टलोलट ने माना है। आचार्य ने निष्पत्ति का अर्थ लिया है उत्पत्ति एवं संयोग से अर्थ लिया है उत्पाद, उत्पादक एवं भाव संबंध। भट्टलोलट भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले पहले आचार्य हैं। लोलट के दर्शन को मीमांसा दर्शन कहते हैं। भट्टलोलट भरत मुनि की व्याख्या को सर्वाधिक निकट की है। भट्टलोलट सिद्धांत को उत्पत्ति, आरोप और उपचयवाद या प्रतीतिवाद कहा जाता है। उनके अनुसार सहृदय अनुकर्ता नट को देखकर आनंद की प्राप्ति नहीं करता, बल्कि वह अनुकर्ता का आरोप करके आनंद की प्राप्ति होता है। लोलट ने रस की मूल स्थिति को अनुकार में और गौणतः अनुकर्ता में स्वीकार किया है। लोलट के अनुसार सामाजिक या सहृदय में कोई स्थायी भाव होता है, रस नहीं। महत्वपूर्ण नोट। आचार्य अभिनवगुप्त के अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है और न अनुमति होती है और न ही भुक्ति होती है, अपितु रस की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए उनका मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। इन्होंने निष्पत्ति से अर्थ लिया है अभिव्यक्ति, संयोग से अर्थ लिया है व्यंग्य, व्यंजक, भाव संबंध। आचार्य भट्टनायक ने सांख्य दर्शन के आधार पर भरत मुनि के रस सूत्र को विश्लेषित किया है। इनका सिद्धांत भुक्तिवाद कहलाता है। आचार्य शंकुक ने भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ अनुमति मानना है और उन्होंने संयोग का अर्थ अनुमान माना है। किस आचार्य ने दृष्टि, प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? तो सी है वामन। आचार्य वामन ने दृष्टि, प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है। इस संदर्भ में आचार्य वामन कहते हैं कि काव्य संदृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। आचार्य वामन ने कर्ता के दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाला है। वामन ने दृष्टि और अदृष्ट रूप में काव्य के 2 प्रयोजन माने हैं, प्रीति या आनंद की साधना एवं कवि को कीर्ति
प्राप्त करना आदि को काव्य प्रयोजन कहते हैं। आज जबकि आचार्यदंडी ने वाणी का महत्व प्रतिपादित करते हुए काव्य रचना के दो प्रयोजन को स्वीकार किया है, ज्ञान की प्राप्ति, यश की प्राप्ति। आचार्य रुद्रट ने यश को अधिक महत्व दिया है। इसके साथ ही वे अनर्थ का नाश और अर्थ की प्राप्ति भी काव्य का प्रयोजन मानते हैं। आचार्य शंकुक ने काव्य रचना के प्रयोजन को स्वीकार इस प्रकार से किया है: चतुर्फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और परम आह्लाद। नेक्स्ट है, रीत के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध सौंदर्यवादी। रीत के आधारभूत तत्व के रूप में आचार्य वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है। आचार्य वामन ने रीत संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीत को काव्य की आत्मा घोषित किया है। आचार्य वामन के अनुसार विशिष्ट पदरचना रीति और विशेष पदरचना को रीति कहा है। वामन यह मानते हैं कि यह विशेषता गुणों से समावेश के कारण आता है। विशेषो गुणात्मा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। अतः उनके अनुसार काव्य के शोभा कारक धर्म को, जो कि शब्दगत भी है और अर्थगत भी, इसकी संख्या 10 या 10 माना गया है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो है व्यंजना। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचन को, यह कबीर ने लिखा है। यहाँ चलती चाकी को देखकर कबीरदास के दुखी होने की बात कही गई है। उनके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पाटों के बीच आदमी पिसता रहता है। महत्वपूर्ण नोट: व्यंजना का महत्व। काव्य सौंदर्य के बोध में व्यंजना शब्द शक्ति का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। व्यंजना शब्द शक्ति काव्य के अर्थ के गहराई, सघनता और विस्तार लाता है। शब्द शास्त्रियों ने सर्वश्रेष्ठ काव्य की सत्ता वही स्वीकार की है जहाँ रस व्यंग्य व्यंजित हो। लोजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? तो ऑन द सबलाइम। लोजाइनस ने उदात्तता का विवेचन ऑन द सबलाइम ग्रंथ में किया है। यूनान के काव्यलोचक एवं शिक्षक और लोजाइनस ने काव्य में उदात्त तत्व नामक कृति की रचना की। लोजाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लोजाइनस ने उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला एवं कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व माना है। उदात्त महान विचारों, संगठित अलंकार योजना, अभिजात पदरचना एवं प्रभाव की गरिता में समाहित है। आनंद सबलाइम का वास्तविक नाम यूनानी भाषा में पेरहुप्सुस है। इसी को हिंदी में उदात्त की संज्ञा दी गई है। ऑन द सबलाइम पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? बेनेडिक्टो क्रोचे। नेक्स्ट है, पाश्चात्य विचारक बेनेडिक्टो क्रोचे ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। बेनेडिक्टो क्रोचे मूलतः आत्मवादी और दार्शनिक के साथ अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। इसका उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना था। उनके अनुसार कला का संबंध सहजानुभूति से है। अतः जब समय सहजानुभूति जागृत होकर अभिव्यंजित होने लगती है तभी कला जन्म लेती है। क्रोचे के अनुसार कला आंतरिक होने के साथ साथ अखंड है, क्योंकि अंतःप्रज्ञा या सहजानुभूति अखंड होती है एवं जब सहजानुभूति अखंड होगी तो उसकी अभिव्यक्ति भी अखंड होगी, तब स्वभावतः कला भी अखंड होगी। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? तो है कृति।
नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन का नाम नई समीक्षा अथवा नई आलोचना न्यू क्रिटिसिज्म है। इस आंदोलन का उद्भव आंग्ल अमेरिकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति के रूप में हुआ। पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में जब आलोचना की दृष्टि काव्य कृति की अपेक्षा कृतिकार पर अधिकाधिक केंद्रित होने लगी, तब इस रोमांटिक दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह का स्वर फूटा था। इस वर्ग के आलोचकों के अनुसार समीक्षा की सार्थकता कृति के केंद्र के अवलोकन में ही निहित है। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है, तो वह बिंब के द्वारा। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि बिंब के द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। आधुनिक मानव की वैज्ञानिक दृष्टि अन्वेषण की प्रवृत्ति, निरंतर जीवन और जगत की गहन जटिलताओं को खोलने की प्रवृत्ति, बाह्य यथार्थ के प्रति भावात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति, इन सब ने अम कल्पना के स्थान पर प्रत्यक्ष ठोस अनुभव को आधार बनाकर काव्य के बिंबों की खोज शुरू की। कवि बिंबों का नैसर्गिक रूप में प्रयोग करता है, अर्थात मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसके अचेतन मन की विलक्षणता को सूचित करते हैं। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे, तो जीन मोरिस। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले जीन मोरिस थे। प्रतीकवाद का प्रारंभ 1886 ईस्वी में फ्रांस के कवि जीन मोरिस के प्रतीकवाद सिंबोलिज्म विषयक घोषणा पत्र ली सिम्बिली समय के प्रकाशित होने के साथ हुआ है। 19वीं शताब्दी के स्थूल काव्य सिद्धांतों के विरोध में प्रतीकवाद उत्पन्न हुआ था। प्रतीकवादियों का सिद्धांत था कि प्रतीकों के माध्यम से वे अधिक संवेद काव्य का निर्माण करना। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह। छायावाद नामक पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ। नामवर सिंह के अनुसार इस पुस्तक में छायावाद की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए छायाचित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन किया है। स्वानुभूति, कल्पना, आध्यात्मिक छाया, प्राकृतिक मानवीकरण, मूर्तिमत्ता, लाक्षणिक विचित्रता आदि छायावाद की विशेषताएं कही जाती हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अन्य तथ्य। नामवर सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं। बकलम खुद 1951 ईस्वी। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो की भाषा 1952 ईस्वी। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति 1954 ईस्वी। छायावाद 1955 ईस्वी। इतिहास आलोचना 1957 ईस्वी। कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी। कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी। आलोचना के मुख्य 2005। कविता की जमीन और जमीन की कविता 2010। हिंदी का गद्य पर्व 2010। प्रेमचंद और भारतीय समाज 2010। जमाने से दो दो हाथ 2010। साहित्य की पहचान 2012। आलोचना और विचार 2012। आलोचना और संवाद 2018। पूर्व रंग 2018। पत्र संग्रह काशी के नाम 2006। तुम्हारा नामवर 2006। तुम्हारा नामवर और उसके बाद है साक्षात्कार एवं संवाद कहना ना होगा 1994। बात बात में बात 2006। सम्मुख 2012 और साथ साथ 2012। जात का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जात का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जात का विनाश 1936 ईस्वी में अंबेडकर द्वारा लिखा गया एक अविभाजित भाषण है। इन्होंने इसे लाहौर में हिंदू जात सुधारकों के एक समूह की 1936 ईस्वी में बैठक के लिए इसे
एक निबंध के रूप में लिखा और लाहौर में आयोजकों ने छपाई और इसे सम्मेलन में वितरण किया गया। इसका मूल रूप अंग्रेजी में ए निहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से था। भाषण की विवादास्पदता की समीक्षा के बाद सम्मेलन के आयोजकों ने अंबेडकर के निमंत्रण को रद्द कर दिया। अतः पश्चात डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्वयं प्रकाशित करना शुरू कर दिया। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद अंबेडकर भारतीय अकादमी से राजनेता बन गए थे। धर्मकथा पुरावृत्त या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो है मिथक। धर्मकथा पुरावृत्त या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मिथक शब्द अंग्रेजी भाषा के मिथ का समानार्थी समझा जाता रहा है। इसका व्युत्पत्ति वास्तव में यूनानी भाषा के माइथास शब्द से मानी जाती है। माइथोस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है आप्त वचन या अतर्क्य कथन। मिथक ऐसे कथनों को कहा जाता है जिस पर न तो अविश्वास होता है और न विश्वास। इनकी न तो व्याख्याएं की जा सकती हैं और न तो तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में मिथक के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है, जिसमें धर्मकथा पुरावृत्त पुराकथा और पुराख्यान पुराण पुराकथा और कल्पकथा सृष्टि कथा धर्मकथा आदि। किंतु ये सभी शब्द मिथक शब्द की पूर्ण व्याख्या नहीं करते। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? तो गांधीवाद। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत गांधीवादी दर्शन के आधार पर माने जाते हैं। सर्वोदय शब्द का अर्थ यूनिवर्सल और सार्वभौमिक उत्थान या सबका उदय, सबका विकास से है। सर्वोदय शब्द का निर्माण महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी लेखक जॉन रस्किन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट का गुजराती में वर्ष 1908 में अनुवाद के रूप में किया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या न्यायता का सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए 1903 में किया था। ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ट्रस्टीशिप अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सके। ट्रस्टीशिप सिद्धांत गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है, जो कि थियोसॉफिकल लिटरेचर और भागवत गीता के अध्ययन से उनमें विकसित हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? उत्तर है जूठन, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कथा का नाम जूठन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम जूठन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2012 ईस्वी की आत्मकथा का नाम जूठन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकारों में से एक हैं। उनकी दलित साहित्य में जूठन ने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। यह पुस्तक दलित गैर दलित पाठकों एवं आलोचकों के बीच लोकप्रियता के प्रमुख कारण निम्न हैं। प्रस्तुति और भाषा के स्तर पर यह रचना पाठकों के अंतर्मन को झकझोर देती है। स्वतंत्रता के पश्चात भी दलितों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, इस समस्या को उनकी आत्मकथा जूठन में गंभीरता से उठाया है। भारतीय जीवन में समाहित जाति व्यवस्था के सवालों को जूठन में गहरे सरोकारों के साथ उठाया गया है। दलितों की वेदना और उनका संघर्ष पाठक की संवेदना से जुड़कर मानवीय संवेदना को जगाने की कोशिश की गई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रमुख रचनाएं: कहानी संग्रह सलाम,
छतरी, घुसपैठिए, अम्बा एंड अदर स्टोरीज। कविता संग्रह है शब्द झूठ नहीं बोलते, अब और नहीं, सदियों का संताप बस बहुत हो चुका। आत्मकथा जूठन कई भाषाओं में अनुवाद हुई है। नाटक दो चेहरे, उसे वीर चक्र मिला था। आलोचना सफाई देवता, दलित साहित्य का सौंदर्य, मुख्यधारा और दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष, यथार्थ। दलित साहित्य की अन्य रचनाएं मुर्दहिया आत्मकथा तुलसीराम, अपना गांव कहानी मोहनदास नेमिषराय, 25 चौका 150 कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिकंजे का दर्द आत्मकथा सुशीला टाग भौरे, दोहरा अभिशाप आत्मकथा है कौशल्या वैशंत्री, मैं दूंगा माकूल जवाब कविता असंग घोष, 9 बार कहानी है जयप्रकाश कंदर्व, सुनो ब्राह्मण कविता है मलखान सिंह, ठाकुर का कुआं कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। जायसी विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुआरों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो बच्चन सिंह है। प्रश्नगत पंक्तियों के लेखक बच्चन सिंह हैं। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्त परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति की कविताओं के बारे में विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनकी कविताओं या व्यक्तित्व को समझने के लिए उनका एक वर्गीकृत सांचे में लाने की कोशिश की है। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुआरों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौवनानंद का शारीरिक आत्मंत्रण, संभोग का सुख है, विलास की विवलता, वियोग में स्मृतियों का संबल और भावुकता तन्मयता है। देश भाषा मैथिली में रचित पदावली अपनी भाषागत मिठास के कारण मिथिला प्रदेश के साथ ही बंगाल में भी लोकप्रिय रही। इतना ही नहीं, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करने वाले कृष्ण भक्त कवियों पर पदावली का प्रभाव पड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिसे उनके पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। उन्होंने इसे हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जिसे वर्ष 1929 में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे व्यवस्थित एवं प्रामाणिक माना जाता है। धान को गाँव प्यार ते जान बिसरत भोरे, सूर्य को बहुत कहे न रहे रस गूलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त पंक्ति के अंतिम पंक्ति का अर्थ है ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। प्रश्नगत पंक्तियां भ्रमर गीत सार का 56वां पद से ली गई है। इस पद का भावार्थ है, गोपियाँ कहती हैं कि धान के गांव का परिचय उनके चारों ओर फैले प्यार अर्थात धान के भूसे से ही प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हें देखकर यही लगता है कि तुम स्वयं तो से कृष्ण भक्त हो, क्योंकि तुम स्वयं उनके चरणों में अनुराग रखते हो, बावले बने हुए हो। और फिर क्या तुम्हारे लिए उचित है कि हम जैसे हों विरहणी बालाएँ हैं, उन्हें तुम ही श्री कृष्ण से विमुख होने का उपदेश देते हो। तुम्हारी कथनी और करनी से स्पष्ट अंतर है। इसीलिए उचित यही है कि तुम हमसे इस विषय में अधिक चर्चा न करें। गूलर का फल फोड़ने से जो स्थिति उत्पन्न होती है, वह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। गूलर का फल ऊपर से देखने से अत्यंत सुंदर और मीठा होता है, परंतु उसे फोड़ने पर उसमें मरे कीड़ों को देखकर विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए तुम अपनी बातों को गुप्त ही रहने दो। हम तुम्हारी वास्तविकता जान गई हैं। कामायनी का नवा सर्ग है ईड़ा। कामायनी का नवा सर्ग है ईड़ा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी हिंदी भाषा का
एक महाकाव्य है। कामायनी रहस्यवाद का प्रथम महाकाव्य है। शिष्ट के रहस्यवाद पर विवाद करने वाली दो प्रमुख विचारधाराएं, एक भारतीय दूसरी पाश्चात्य विचारधारा जो डार्विन के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारतीय विचार मनस्तत्व प्रधान है। कामायनी 15 सर्ग अध्यायों का महाकाव्य है जो निम्न है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? तो है कृत्तिवास रामायण से। निराला की राम की शक्ति पूजा बंगला कृत्तिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है। निराला की राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृत्तिवास की बंगला रामायण से लिया गया है। राम शक्ति पूजा में शक्ति संधान की रचनात्मक व्याख्या है और इसका मूल सूत्र जाम्बवान के परामर्श में है। रचना प्रक्रिया और भावबोध के स्तर पर प्रस्तुत कविता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित लोकमंगल की भावना की कृति है। इस कविता में एक और यथार्थ से जूझते हुए मानव का अंतर्द्वंद है, तो दूसरी ओर एक सांस्कृतिक सामाजिक प्रक्रिया है। किंतु कृत्तिवास और राम की शक्ति पूजा में पर्याप्त भेद है। पहला, जहाँ कृत्तिवास में कला पौराणिक से युक्त होकर अर्थ की भूमि पर सपाटता रखती है, वहीं दूसरी ओर राम की शक्ति पूजा नामक कविता में कथा आधुनिकता से मुक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श करती है। साथ ही निराला ने इसमें युगीन चेतना व आत्म संघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण किया है। महत्वपूर्ण नोट: निराला की राम की शक्ति पूजा 23 अक्टूबर 1936 को रची गई। यह पूरी हुई और अनुमान है कि वह 26 अक्टूबर 1936 को भारत पत्र दैनिक इलाहाबाद में प्रकाशित हुई, लेकिन यह अंक सुलभ न होने के कारण इस कविता के मूल निकटतम पाठ के लिए अनामिका के प्रथम संस्करण पर निर्भर रहना पड़ता है। जिंदगी निष्क्रिय बन गई, तलघर अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह है मुक्तिबोध की। उपरोक्त पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में उसके काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है में संकलित है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता से पहले की और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति का चित्रण किया है। इसमें यह दिखाया गया है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए, वे लोग स्वतंत्रता के बाद किसी अंधेरे में खो गए और जो लोग स्वार्थी और अवसरवादी थे वे प्रकाश में आ गए। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाज़ारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? सी है सेवा सदन। प्रेमचंद्र का सेवा सदन उपन्यास पहले उर्दू में बाज़ारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। बाज़ारे हुस्न उर्दू भाषा में सन 1916 में लिखा गया, जिसे प्रेमचंद ने स्वयं हिंदी में अनुवाद करते हुए 1919 में सेवा सदन के नाम से प्रस्तुत किया। जबकि प्रेमचंद्र के उपन्यासों का अन्य विकल्प का प्रकाशन इस प्रकार है: प्रेमाश्रय 1922, कायाकल्प 1926, रंगभूमि 1924। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है तो है 1915 ईस्वी। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 में हुआ था। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित उसने कहा था कहानी को तत्कालीन समालोचकों ने उस युग की आधुनिक कहानी माना था। गुलेरी जी की यह कहानी हिंदी की पहली सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। इसके मूल संवेदना यह है कि इस संसार में कुछ ऐसे महान निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं जो किसी के कहे को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी की प्रमुख रचनाएं कहानी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915, निबंध मारस मोहि कुठाव, कछुआ धर्म निबंध है, आलोचना है पुरानी हिंदी। अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? तो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा धर्मवीर भारती के गीत नाट्य अंधा युग का पात्र अश्वत्थामा है जो अभिशप्त जीने से में बाध्य है। अंधा युग नाटक का रचनाकाल 1954 ईस्वी है। यह नाटक वक्ता और श्रोता को कथा शैली में लिखी गई है। अंधा युग का पहली बार प्रसारण आकाशवाणी पर
हुआ था। अंधा युग नाटक में सशक्त बिंब योजना और मुक्त छंदों की प्रधानता है। इस नाटक में धर्मवीर भारती जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध का रूपांतरण किया है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजावाद, धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को दर्शित किया है। अंधा युग नाटक की कथावस्तु 5 भागों में विभाजित है और रचित 8 भागों में है रचित है। इसके मध्य में अंतराल है, अर्थात इस नाटक में 5 अंक और 8 भाग हैं, जिसमें स्थापना, अंतराल और समापन में तीनों अंक नहीं हैं। स्थापना अंधा युग प्रथम अंक है कौरवी नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदाहरण और तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अंतराल पंख, पहिया और पट्टियाँ, चौथा अंक है गंधारी का शाप, पाँचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, समापन है प्रभु की मृत्यु। अंधा युग नाटक के पात्र हैं। नाटक में कुल 16 पात्र हैं, जिसमें 15 पुरुष पात्र, 1 स्त्री पात्र है। अश्वत्थामा, गंधारी और कृतिवर्मा, वृद्धयाचक, ज्योतिष, विदुर, कृपाचार्य, राजगुरु, गूंगा भिखारी, प्रहरी काल्पनिक पात्र है। प्रहरी काल्पनिक पात्र है। कृष्ण, धृतराष्ट्र, संजय, व्यास और युधिष्ठिर, युयुष और बलराम। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है तो वह है रसप्रिया। मृदंगिया रसप्रिया कहानी का पात्र है। रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु की रसप्रिया कहानी 1959 में प्रकाशित ठुमरी कहानी है। कहानी संग्रह की पहली कहानी है, जो पहली बार 1955 में धर्मवीर भारती के संपादन में इलाहाबाद प्रयागराज से निकलने वाली निकष पत्रिका में छपी थी। नोट: अन्य विकल्प की कहानियाँ अर्थात लाल पान की बेगम, पंचलाइट एवं समदिया भी फणीश्वर नाथ रेणु की कृतियाँ हैं। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं तो राग दरबारी। वैद्य जी राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। राग दरबारी उपन्यास के उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल 1923 ईस्वी से 1911 ईस्वी। राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जो गांव की एक कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। राग दरबारी उपन्यास के लिए शुक्ल जी को 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीलाल शुक्ल को भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्हें व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं तो वैद्य जी, रूपन बाबू, बद्री अग्रवाल, रंगनाथ, छोटा पहलवान, प्रिंसिपल साहब, जोगनाथ, शनिचर, मंगलदास और लंगड़। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे में कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर साहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है तो वह है चंद्रगुप्त का। उपरोक्त पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। चंद्रगुप्त का कथन परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अन्य कथन है। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख बिंदु हैं। चंद्रगुप्त नाटक कृत प्रसाद जी के संपूर्ण नाटकों में सबसे विस्तृत एवं प्रौढ़ है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी ने वर्ष 1912 में कल्याणी परिणय शीर्षक एक लघु नाटिका लिखी थी, जिसे चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कल्याणी परिणय नाटिका के कुछ परिवर्तन करके इसी नाटक में शामिल कर दिया गया था। चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक और 14 दृश्य हैं, जिसमें 13 गीत भी है। प्रथम अंक 11 दृश्य, दूसरे अंक में 10 दृश्य और तीसरे अंक में 9 दृश्य और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। चंद्रगुप्त नाटक की कथा को 4 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रत्यावर्तन, मगध सम्राट का नंद का विनाश और चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त की सुदूर दक्षिण भारत में विजय और मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति, आक्रमणकारी सेलूकस का पराजय और उसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त का विवाह। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तो हो सकता है कि वैसे स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है तो बालमुकुंद गुप्त। उपरोक्त पंक्ति को बालमुकुंद गुप्त 1965-1970 में निबंध शिव शंभू के चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन से लिया गया है। शिव शंभू वर्मा बालमुकुंद गुप्त द्वारा रचित एक कल्पित पात्र है।
शिवशंभु शर्मा बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित एक कल्पित पात्र है। बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिवशंभु शर्मा के नाम से लॉर्ड कर्जन के अहंकार पर उग्र, व्यंग्यपूर्ण और सांकेतिक प्रहार करते हुए 8 पत्र लिखे। ये 8 पत्र हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दूसरा, विदाई, संभाषण, व्यंग्य विच्छेद। उपयुक्त 8 पात्र 1 वर्ष तक 1904 से 1905 भारत मित्र और जमुना बजाज में प्रकाशित होते रहे। इसका अंग्रेजों में अनुवाद गुप्त जी के मित्र ज्योतिन्द्र नाथ बनर्जी ने किया था। आलोचकों का मानना है कि बाल मुकुंद गुप्त भारतीय युग और द्विवेदी युग की कड़ी है। इनके निबंधों का प्राण भारतीय युग और शरीर द्विवेदी युग का है। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नत करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो सी है, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है। प्रश्नगत कथन भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है से लिया गया है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने नवंबर 1984 में बलिया में ददरी के एक व्याख्यान दिया है, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया वाला भाषण के नाम से जाना जाता है। यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नत कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 में हुआ। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर। उपरोक्त कथन हरिशंकर प्रसाई 1924 से 1955 के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 ईस्वी से लिया गया है। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हरिशंकर प्रसाई की प्रमुख रचनाएं निबंध संग्रह जैसे उनके दिन फिरे 1963, पगडंडियों का जमाना 1966, वैष्णव की फिसलन 1967, सदाचार की ताबीज 1967, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, शिकायत मुझे भी है 1970, अपनी बीमारी 1972, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986, कहत कबीर 1987, ऐसा भी सोचा जाता है 1993, रोते हैं हंसते हैं रोते हैं 1993, तब की बात और थी 1993, पाखंड सोचा जाता है 1994, आवारा भीड़ के खतरे 1994, उपन्यास तट की खोज, ज्वाला और जल, रानी नागमती की कहानी संग्रह, भोलाराम का जीव, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, संस्मरण, तिरछ रेखाएं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? तो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य ही साहित्य की स्थापना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थापना है। द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य की दुर्गतहीनता और प्रमुखापेक्षता से न बचा सके, जो उसके आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुखातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहते हुए कि साहित्य केवल बुद्धि विलास नहीं, यह जीवन की उपेक्षा करके नहीं रह सकता है, उन्होंने यह संवेदित कर दिया है कि साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। द्विवेदी जी के साहित्य सृजन के मूल में उनकी यही सामाजिक दृष्टि थी। मुख्य रूप से उनके समस्त निबंधों की रचना सृष्टि इसी दृष्टि की परिचायक रही है। कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? तो ऋण जल धन जल। कुत्ते की आवाज़ रपट फणीश्वर नाथ रेणु के ऋण जल धन जल रिपोर्ताज में संकलित है। ऋण जल धन जल नाम से फणीश्वर नाथ रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मार्मिक रिपोर्ताज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इस पाठ में उन्होंने 1975 की पटना की प्रलयकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है। इसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे हैं। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय व्यवस्था और यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है, उससे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य
पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है, जबकि कृति और लेखक मेरा परिवार संस्करण संग्रह महादेवी वर्मा, अकेला मिला डायरी है रमेश चंद्र शाह, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। ब्रेत और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो है चीड़ों पर चांदनी। ब्रेत और एक उदास नगर निर्मल वर्मा की यात्रावृत्त चीड़ों पर चांदनी का एक अंश है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा के संस्मरणों की पहली किताब है। इसका पहला संस्करण 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इस संस्करण में निर्मल वर्मा ने खुद की आंख से दुनिया को और दुनिया की आंख से खुद को देखने, परखने और खोजने का प्रयास किया। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे हैं? तो है 14 वर्ष। विष्णु प्रभाकर ने 1956 में शरद चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखने के लिए अपनी यात्रा शुरू की और उन्होंने आवारा मसीहा लिखने में 14 साल लग गए। आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ। परीक्षा उपयोगी अन्य तथ्य है। कहानी संग्रह है मेरा वतन, आदि और अंत, संघर्ष के बाद, खिलौना, धरती अब भी घूम रही है। विष्णु प्रभाकर की कहानी संग्रह। विष्णु प्रभाकर का नाटक है अब और नहीं, 12 एकांकी, नव प्रभात, टूटते परिवेश, हत्या के बाद, डॉक्टर। विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। और नाटक एक और अन्य है, कहा है प्रकाश और परछाई, ये नाटक है। उपन्यास है ढलती रात, पाप का घड़ा, अर्धनारीश्वर, स्वप्नमयी, होरी, क्षमादान, धरती अभी घूम रही है, लघु उपन्यास। ये सभी उपन्यास थे। यात्रा वृत्तांत है जमुना गंगा के नैहर में, ज्योतिपुंज हिमालय आदि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।